साथियों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं आपका साथी वेटरन ओम प्रकाश जैसलमेर से। सबसे पहले आज का मंथन सिर्फ एक जो हमारी आगे की रणनीति है सरकार के साथ में अपने हक और हकूक़ों के बारे में, उसके ऊपर एकता की अपील के लिए कि मतलब मंथन का विषय है एकता की अपील। लेकिन अभी इसमें जो भाई सूबेदार मेजर भी रहे हैं, ऑनररी भी बने हैं, सिपाही रहे हैं, हर कोई पेंशन आने के बाद में फौज का वो भाईचारा अगर भूल गए हैं और नहीं मानते हैं कि हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो 4 धर्म ग्रंथ हमारे फौज में चलते हैं, जो कोर्ट मार्शल बॉक्स में रहते हैं और जो हमारी फौज में झंडे के साथ में प्रतिज्ञा लेते हैं, तब भी ये चलता है। इसके सिवा 5वां वहाँ पे कोई धर्म ग्रंथ नहीं है। तो जो ये भाईचारे को नहीं मानते हैं वो अभी भी कृपया इसी वक्त इस वीडियो से आउट हो जाए, क्योंकि आपको आगे बुरा लगेगा और बुरा लगेगा तो फिर आप मुझे गाली दोगे। तो गाली देने से अच्छा ये कि आप वीडियो यहाँ तक देख लिया काफ़ी है। मुझे वैसे भी वो मैं बोल रहा हूँ कि जो बात बोलनी है वो सच्ची बोलनी है, ठीक है ना। तो आप आउट हो सकते हैं। अब रही बात ये कि हमने फौज में रहते हुए हम एज ए मतलब अम्यूनिशन टेक्नीशियन थे, हर मतलब इन्फेंट्री में जाते थे। वहाँ 2 कंपनियां काम खानियों की होती थी, एक कंपनी काम खानियों की होती थी, या मुस्लिम कंपनी मतलब कोई भी कंपनी हो, सरदारों की होती थी, जाटों के साथ में होती थी, यानी कि हर कौम की मिक्स मतलब इन्फेंट्री में हमारे को मिलते थे। बहुत प्योर रेजिमेंट बहुत कम रह चुकी थी, लेकिन उनका सौहार्द तो कभी बिगड़ा नहीं। आपस में कंपनियों का कंपटीशन टफ होकर उनमें से सेलेक्ट होकर बंदे राष्ट्रीय गेम लेवल तक जाते थे। वो कौन करता था? वो सारी वो यूनिटें ही करती थी। और हम भी जो कोरों में थे या कहीं भी थे तो हम भी अपने यूनिटों के अंदर हमेशा ही ये 4 मंदिर देखते आए। एक मंदिर, गुरुद्वारा, गिरजाघर और अपना मस्जिद। और उसके अंदर जो राष्ट्रीय पर्व होते हैं इन धर्मों के, उनमें हम पूरी यूनिट हिस्सा लेते हैं। क्या मंदिर में मुस्लिम नहीं आता है फौज के अंदर? कभी आपने देखा है एब्सेंट होने का जो एक्शन? जहाँ भी प्रोग्राम होता है, चाहे मस्जिद का हो, चाहे गिरजाघर का हो, चाहे गुरुद्वारे का हो, चाहे कहीं का हो, तो वहाँ कभी कमांडेंट ये नहीं बोलता है तुम्हारी मर्जी है तो आना, नहीं है मर्जी तो वो धर्म वाला मत आना। यानी कि फौज हमने वर्दी पहन ली, हमारे लिए धर्म से कोई मतलब नहीं है। हाँ, हम जिस धर्म से आते हैं उस धर्म के बारे में हमारे को कसम देके पुख्ता कर दिया है कि अब आप इस धर्म का के लिए पुख्ता हो चुके हो और इस धर्म के मार्फत अब तिरंगे के हवाले हो चुके हो। तब हम तिरंगे के सामने इन धर्मों की कसम खा के तिरंगे के हवाले होते हैं, शहीद होते हैं। अहोभागी हमारे नहीं हो पाते हैं, घर आते हैं तो बच्चों के अहोभागी, जो हो जाते हैं वो उनके अच्छा अहोभागी है। जिनका जो नहीं होते वापस चले आए वो बच्चों का अहोभागी है। फिर ये मतलब ग्रुपों के अंदर हिंदू, मुस्लिम, ये सब कुछ ही यार पॉलिटिक्स पार्टियों का अपना एजेंडा होता है। वो अपने एजेंडे की तरफ खुद करते हैं, फर्जी आईटी सेल चलाते हैं। आईटी सेलों की तरफ, आईटी सेल किसकी नहीं है? कौन से मतलब राजनीतिक ग्रुप की नहीं है? फिर क्यों आप उनकी पोस्ट को सच मान के और इन ग्रुपों में शेयर करते हो? आज ओआरओपी 3 दिए हुए हमारे को कितना टाइम हो गया, उसके बाद में कितने बंदों ने ओआरओपी का सारे टेबलों का देखा हो, उसमें क्या कमी है क्या नहीं है? कभी आपने निकाला कि भी यार एक मतलब इनवैलिड आउट का 1 साल में 20 पैसे ही बढ़ा? अगर वहां तक नहीं जाता उस बंदे तक और उस बंदे की पेंशन स्लिप नहीं देखता कि भाई इसका 5 साल में 1 रुपया बढ़ा है, ठीक है ना, 71 से 72 रुपये हुआ लास्ट फिगर है, तो 5 साल में 1 साल का 20 रुपया। दूसरा, जिसको बिल्कुल ही नहीं मिला है, यानी कि उसके रैंक के साथी को वहां जो रैंक है उसको शायद कोई बढ़ोतरी हुई नहीं होगी। तो 1 रैंक 1 पेंशन का आखिर जो रायता बना, खिचड़ी बनी, इस खिचड़ी को रोकने के लिए कोई भी आदमी, आप अपने सबके पास में दिमाग है भाई, वो पोस्टर डालो ना कि इस खिचड़ी को हम प्योर कैसे बनाएं। खिचड़ी तो बना दी और सबको पता है कि ओआरओपी से सबसे अगर देखा तो सबसे बड़ा मतलब अगर फायदा है तो अधिकारी साहिबान को है, कोई इसमें शक नहीं है। अब बाकी हम बचे कुछ हैं, मान लो कुछ को मिल भी गया, जैसे 8वीं जो 8 नंबर टेबल है
उनको कुछ अच्छा खासा मिला, मिल भी गया तो वो भी आपके भाई है। लेकिन हम लड़ किसके लिए रहे हैं? हम उस 2% 3% के लिए लड़ रहे हैं जिनका कोई नहीं है। आपका प्रीमेचर को नकार दिया, आपका जितने भी हमारे जो विकलांग भाई है वो घर बैठे हुए हैं, वो नहीं आ सकते हैं, ना कुछ कर सकते हैं। दूसरी आपकी वीरांगनाएं, विधवाएं हैं, तो जिनके लिए हम लड़ रहे हैं। अब इसमें भी लोगों को तकलीफ है कि ग्रुप बनाए हैं उनके लिए। अरे कम से कम आप अगर जिस गांव में रहते हो उसकी फिगर ही डालो कि मेरे गांव के अंदर टोटल हम इतने सोल्जर हैं, इतनी विधवाएं हैं, इतनी वीरांगनाएं हैं। डालो, कम से कम लोगों को पता तो चले ना कि भाई हिंदुस्तान में कौन सा गांव है जिसका मतलब फौज की संख्या क्या है। आप आर्मी का कोई मैटर डालो ना, पुरुष सैनिक हो आपके गांव में किस तरह से पुरुष सैनिकों की अगर आप इज्जत होती है, नहीं होती है, नहीं होती तो आपने क्या किया, किस तरह से गांव लेवल का संगठन बनाया या नहीं बनाया। नहीं बनाना तो हम बोलते हैं बनाइए भाई। अगर आप 10 आदमी हो या 2 आदमी हो तो भी एक टीम बनती है, एक आदमी के साथ एक आदमी मिल गया टीम बन जाती है। तो ये तो हम करेंगे नहीं, बस हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, ये पार्टी वो पार्टी, वो ठीक वो ठीक, वो खतरे में वो खतरे में। साहब ये आपकी सही मंशा नहीं है लड़ने की। और कैसे होगी? हमारे जो सैनिक आ गए पेंशन भैया, उसमें से आपके 80% बंदे पॉलिटिक्स पार्टियों को ज्वाइन कर चुके हैं। चाहे वो उनके मतलब उनकी हिस्सेदारी ले, ज्वाइन करे, या उनका आई कार्ड बनवाए, या उनके समझाए, किसी तरह से जाओ, लेकिन वो पार्टियां ज्वाइन कर चुके हैं। ठीक है ना? कांग्रेस, बीजेपी, सपा, आप सब में सैनिक जा चुके हैं 80%। अब उसमें 80% क्यों बोल रहा हूं कि जो जा चुके हैं, और प्लस कुछ ऐसे हैं कि जो सुनना नहीं चाहते हैं वो आरोपी का नाम ही कि हमें नहीं चाहिए। उनको पता नहीं क्या लग रहा है कि देश बहुत बड़ा खतरे में है, और खतरे में हाल के ही वर्षों में आया है। आज़ादी के बाद में इतना खतरा कभी था नहीं देश के ऊपर, कभी नहीं रहा है, लेकिन हाल के वर्षों में इतना खतरा हो चुका है कि उसका कोई है नहीं। तो इसलिए ये लोग सारे के सारे, इनको आरोपी कोई मैटर नहीं करती है। अब सिर्फ इसके अंदर 10% जो सर्विस कर रहे हैं, वो जो सरकार है उसके अगेंस्ट में नहीं बोल सकते, तो भले ही अगर वो कोई पद ले ले तो ले लो भाई, नाम कमा लो अपना, लेकिन आप अपनी तरफ से सिग्नेचर करके एक एप्लीकेशन गवर्नमेंट के अगेंस्ट में लिख नहीं सकते। आप ज्वाइन कर लोगे ग्रुप को, कोई बात नहीं, पार्टी को ज्वाइन कर लो, वोट सॉरी अपना संगठन को ज्वाइन कर लो, संगठन में पद ले लो, लेकिन क्या आप जो पद आपको दिया गया है उस पद की हैसियत से सिग्नेचर करके गवर्नमेंट को एक चिट्ठी लिख के बताओ मेरे को कि मैं फलाना सिंह इस पद पे कार्यरत हूं और मैं पूर्व सैनिकों के लिए ये मांग करता हूं आपसे। लिख के दिखाओ ना। और पद आपने लिए हुए हैं तो किस लिए ले रखे भैया? किसी ऐसे बंदे को दो ना जो ग्राउंड में काम करके भागे दौड़े और वो काम करे। नाम से कुछ नहीं होता है। यहां हमारे बुजुर्ग कह गए ना भाई, चाम प्यारा है, दाम कमा लेंगे। उल्टा बोल रहा हूं कि पहले क्या था कि भाई चाम प्यारा है, दाम नहीं है। अब लोगों को दाम प्यारा है, चाम नहीं है। तो अब जो भी समझे अब मेरी तरफ से, लेकिन मेरा मतलब यही है कि वो कुछ नहीं करेंगे। अब सिर्फ 10% बंदे बच गए हैं जो युद्ध को लड़ना चाहते हैं, तो वो क्यों लड़ रहे हैं? अब यहां आ गई साबका की बात। अरे साबका के 10 वीडियो बना दिए, अलग अलग तरीके से सब कुछ कर दिया है। और मैं इस वीडियो के माध्यम से पर्टिकुलरली जो साबका संघर्ष कमेटी के जो एक धड़े के जॉइंट एक्शन कमेटी का अध्यक्ष है रंधावा साहब, ठीक है ना, तो मैं रंधावा साहब से ये रिक्वेस्ट करता हूं, जो बठिंडा से आते हैं या जो भी आते हैं, लेकिन जॉइंट एक्शन कमेटी के उनका पर डे यानी कि हर तीसरे दिन उनके ऑफिस के अंदर कोई न कोई मीटिंग होती है। तो मैं उन साहब से रिक्वेस्ट करता हूं कि साहब प्लीज इनको कंट्रोल कीजिए। आपको हम बोल रहे हैं कि आप आइए, हम आंदोलन आपसे सीखना है, हम आपके साथ में चलेंगे। अगर 3 महीने का अल्टीमेटम आपने दे दिया है, कोई आएगा तो ठीक है आप दे देना,
और कोई नहीं आते तो आप बैठ जाना, हम दे देंगे। लेकिन ये लड़ाई पहले शुरू क्यों की? इसका मतलब ये है कि न तो 13 महीने में कोई हासिल हुआ और न आगे हम हासिल होने देंगे। यही मतलब हुआ ना, न तो आगे को हम हासिल होने देंगे। यार, जो अगर लाखों का चंदा चाहे साबका के पास में आया, चाहे एफई के पास में आया, चाहे किसी संगठन के पास में आया, जो पैसा देने वाला बंदा नहीं बोल रहा है तो बाकी बोलने वाले होते कौन हो यार? कौन होते हो आप पूछने वाले? बोलते हैं हम सैनिकों के लिए ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, मैं वीडियो नहीं बना सकता, वो नहीं बना सकता, और आप उसका एजेंडा पॉइंट मांग रहे हो। क्यों मांग रहे हो भाई एजेंडा पॉइंट? किस लिए मांग रहे हो? जब आप बोल रहे हो कि भाई हम एफई में नहीं है, तो एफई में नहीं हो आप, तो आप एजेंडा पॉइंट से क्या करोगे? क्यों मांग रहे हो आप? जो एजेंडा पॉइंट होंगे वो जिसने दिए उसको आगे रिप्लाई देना कि भाई हाँ, आपका ये एजेंडा पॉइंट है और अब हम ये करना चाहते हैं। अब मैं रंधावा साहब से रिक्वेस्ट करता हूं कि मैंने एक पीछे टेबल डाली है और अच्छी तरह से ब्रीफ किया है। प्लीज, अगर साहब का तरन तारण जिसने 23 फरवरी 2023 को 22 फरवरी 2023 को जो धरना स्टार्ट किया था, जो भी हो, पहलवान जी बोले मैंने क्लियर है कि मैंने अपना जो भी योगदान दिया, तो योगदान तो है उनका, तो जो भी है, अगर आप डाल सकते हो तो इस तरह से अपना एक स्टेटमेंट बनाओ, डालो, गुमराह मत करो। ये संदेश आपका यही जाता कि न तो हमने उस टाइम एफईए बनाया था तो तब हमने समर्थन नहीं दिया था, यानी कि आपने 14 सितंबर जब हमारा एफईए का पर्दा उतरा था तब तक भी आपके हाथ से समर्थन पत्र नहीं दिया हुआ था। आपने समर्थन पत्र कब दिया? जब वहां 17 को मीटिंग हुई, मीटिंग में आपका नाम नहीं लिया गया साहब का, तब जाके आपकी आंखें खुली कि हाँ अब तो मुश्किल है। और 9 तारीख को तो चिल्ला चिल्ला के बोल रहे थे कि हम तो साहब वाले को एक पद भी नहीं लेंगे, लेकिन 16 पद ले लिए। जयपुर में हम बैठे थे तो कपिल कैसे चिल्लाया था कि भाई हम तो न तो समर्थन देते हैं और न मैंने अपने 5,000 रुपये दिए। अरे भैया, मैं साफ कहता हूं, साहब का गले में पट्टा है हरपाल का, जैसे हरपाल चाहेगा वैसे साहब का चलेगी तरन तारण, या जो हरपाल जिसका सेक्रेटरी था, है या रहेगा। और दोनों पांव के अंदर बेड़ियां, एक की बेड़ी का मालिक है कपिल, एक का है नलिन। इनके पास इनके वो राज है जिन राज की वजह से ये उनके सामने बोल नहीं सकते, भले ही वो अलग की बात करे या कुछ भी बात करे। अदरवाइज आज इतना टाइम हो गया है, नलिन का अभी तक एक स्टेटमेंट नहीं आया है। ऐसा क्या हो गया कि नहीं आया? कारण यही है कि चोर की दाढ़ी में तनका। लेकिन फिर भी हम बोल रहे हैं भाई, आपने आंदोलन चलाया, पैसा जो भी हुआ खर्च हो गया, अपना नील दिखा के आप अपनी साहूकारी लेके सामने खड़े हो जाओ। क्या हो गया इसके अंदर? कौन आपसे पूछ रहा है, कौन दे रहा है? पर लड़ क्यों रहे हो? ठीक है ना, 4 दिन के अंदर हमने बोले शुरू कर दिया था। अब जो मैं पीछे डाला, अब 31 मई को पहली पर्ची कटी है और 30 मई तक 2,46,000 पहली एंट्री है एफईए के पास में, उससे पहले कोई एंट्री नहीं है। और जो खर्चे, जो बिल दिए हुए, वो सारे बिल नलिन और गोपाल के नाम से आए हुए हैं। वो बिल भी की कॉपी मेरे पास पड़ी हुई है। जब तक ये 14 सितंबर तक, उसके बाद में जो भी आगे हुआ है, आगे दोबारा जो चलता रहा है। और प्लीज़, करना है तो कुछ काम करो जिससे हम आगे बढ़ सकें। और आगे ये क्लिप देखो, और इस लड़ाई में कुछ नहीं लिखा है। अगर हमें आगे बढ़ना, हक लेना है, तो वो मेंटलिटी जो हमारी फौज में थी, वो मेंटलिटी एकता के लिए, ये मैं हाथ जोड़ के अपील करता हूं कि इसकी वजह से हम लोग पीछे रहे हुए हैं। अगर हम 10 साल 15 से लड़ रहे हैं, 25 आ गया है, 10 साल से लड़ रहे हैं, हमारे पास में, अपने पास में एक मुद्दा नहीं है कि ये हमने लड़के ले लिया, तो फिर 10 साल से हमारी उपलब्धि क्या रही? चाहे संगठन हम 4 लड़ रहे हैं, 5 लड़ रहे हैं, 10 लड़ रहे हैं, उपलब्धि बताओ ना। आपने ट्रेन रोकी, बस रोकी, वो रोकी, जहर पिया, टंकी चढ़े, कुछ भी किया, लेकिन आउटपुट क्या है? कुछ नहीं, किसी की कुछ नहीं है। कोर्ट में बैठे हैं, तुम्हारा कोर्ट ने नहीं माना। सुप्रीम कोर्ट के बाद में कहां जाओगे? इंटरनेशनल कोर्ट जाओगे? ये तो सरकार ने जो
सामने दिखाई दे रहा है, जो दिखाई दे रहा है उसको हम नहीं नाट सकते बिल्कुल ही, कि आपको उधर से भी कुछ मिलने वाला नहीं है। मिलेगा तो सरकार को किसी तरह प्रेशर में लेके हमारी अपनी ताकत से कि भाई आपको ये हमारे लिए करना पड़ेगा, इसके सिवा और कोई चारा नहीं है। उसके बाद में आप ले सकते हो तो लो भाई, मैं क्यों मना करूं, मैं कौन तो मना करने वाला। लेकिन मैं एकता की बात करूंगा कि ये छोटी मोटी लड़ाई को छोड़ो, भूलो, आगे आओ, मंच पे आओ और अब एक दूसरे का समर्थन दो। नई नई जो यूनिटें जो नहीं जुड़ी हुई है उनको भी साथ में जोड़ो, अपने साथ में जोड़ो, किसी के साथ में जोड़ो, लेकिन मुख्य मंच में आके भारतीय पूर्व सैनिक का एक झंडा खड़ा कर दो। बस बात हमारी बात बन जाएगी। जब तक हम उस झंडे तले नहीं आते हैं हमारा कुछ नहीं बनने वाला है। आगे आप क्लिप देख लीजिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। साथियों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं देख रहा हूँ 3 दिन से ग्रुपों के अंदर साबका और एफईए के बीच में जो ये शब्द बाणों के जो युद्ध चल रहा है आदिकाल का, तो मैं उससे थोड़ा आहत भी हूँ और मुझे अच्छा भी नहीं लग रहा है और ये नहीं होना चाहिए। साबका भी वही है, एफईए भी वही है। लेकिन अगर एफईए साबका ने अगर बनाया है तो बना के जानते, उनको कोऑपरेट करके जानते। जब एफईए बनाने के बाद में बनने के 9 तारीख को जब हमारे जो बंदे वहाँ बैठे थे तो हमारे कपिल महोदय ने बोला कि भाई हम कोई पद नहीं लेंगे, लेकिन 16 पद लिए गए। चलो ठीक है, हम जाने देते हैं। अब जो ये पैसे की बात चल रही है, पैसे के ऊपर मैंने अच्छी तरह से 2-3 वीडियो डाल दिया क्लियर करके कि अभी प्रेजेंट में एफईए का कोई भी चीज़ छुपा हुआ नहीं है और साथ में ऑडिट के साथ में सब कुछ डाला हुआ है। आज चाहे कोई एफईए को चोर कहे, कुछ भी कहे, उससे एफईए को कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। वो अपने मंजिल की तरफ आगे बढ़ रहा है, आगे बढ़ता रहेगा। दूसरी बात, जैसा ये समरी बना हुआ है दोस्तों, ये समरी आप है जो आराम से इसको स्क्रीनशॉट लेके और फिर आराम से पढ़ो इसको। इसमें क्या लिखा हुआ है। जो बोलते हैं कि हमने एफईए बनाने के 4 दिन बाद में एफईए को मतलब पर्ची दे दी थी। अरे भाई, हमने पर्ची एफईए की छपाई 31 मई को है। 31 मई से लेके और जो अपना 30 जून तक अपना 2,86,000 रुपये का अमाउंट आया। पहली एंट्री है एफईए की, फर्स्ट एंट्री है। क्या डाउट रह जाता है। उससे पहले जितना जो फंड आ रहा था, मतलब ये 31 मई से पहले का जितना 30 मई तक का एक भी पैसा है जो एफईए के अकाउंट के अध्यक्ष के किसी के हाथ में नहीं था। जो एफईए का सचिव बनाया था अपना कपिल नलिन महोदय, तो सारा पैसा नलिन महोदय के साथ था और नलिन महोदय बहुत खुश थे। लेकिन जब एफईए बन के 1 महीना हो गया और 1 महीने के अंदर जो पैसा आया उनके पास नहीं गया, तो उन्होंने बोला था अध्यक्ष को कि ये पैसे मेरे पास रहने चाहिए, जिसके लिए अध्यक्ष ने मना कर दिया। ये एफईए का टूटने का सबसे बड़ा कारण था। दूसरा कारण था, जो इनके पास में स्टार्टिंग से लेके जो 30 मई तक जो चंदा आया था, उस चंदे का कोई हिसाब किताब नहीं था। उस हिसाब किताब को रफा दफा करने के लिए एफईए का खड़ा होना बहुत ज़रूरी था। अब मैं इतना ही कहता हूं कि भाई सितंबर तक चला एफईए और इसमें सितंबर तक का हिसाब दिया और बात आज तक का भी अभी दे दिया है, ये आपके सामने। मैं साबका तरन तारण को, भाई हरपाल को सब इतना ही बोलता हूं कि भैया आंदोलन करते हैं, पैसे लगता है। आपका जो भी ट्रेजर था नहीं था, कुछ नहीं था, लेकिन कम से कम जो होल्डर था वो नलिन था। पैसे नलिन के पास में उसके घर पे रहते थे। बस पर्ची जितनी बनी, जितने बिल बनते थे नलिन के हाथ से बनते थे, नलिन के हाथ से राइट ऑफ होते थे। वो सब कुछ हर जिसने भी रसीद पर्ची काटी है, हर आदमी ने यही स्टेटमेंट दी। तो की पर्सन कौन है? नलिन है। तो भैया नलिन भी एक ऐसा समरी बनाए और जिस दिन धरना उठा है 23 मार्च को, उस दिन तक यहाँ नील डाल दे कि भाई पैसा पूरा खर्च हो गया। कोई आपसे प्रश्न नहीं करेगा। क्यों लड़ रहे हो भाई? जिन्होंने चंदा दिया वो तो कोई लड़ नहीं रहा है, न पूछ रहा आपसे, न पूछ रहा है, और आप लड़ रहे हो। तो मैंने इसलिए ये डाला है कि भाई ये आपके सामने है और साहब को ज़्यादा कोई तकलीफ हो रही है तो भैया ऐसा ही एक बनाइए और बना के सब आप भी डाल दीजिए।
लोग शब्द अब देख लेंगे। उसके बाद में आपको चाहिए तो ऐसा बना के आप हमारे को डाल दीजिए। मैं अपने इस ट्रेजर को लेके वहाँ पहुँच जाता हूँ, FE के भी ऑन बिहाफ गुरुद्वारे में। आप अपना लेके पहुँच जाओ गुरुद्वारे में, ठीक है ना। और हम वहाँ थर्ड कोई भी मीडिया पार्टनर को लेके वहाँ एक वीडियो बना के हम वायरल कर देते हैं पब्लिक के बीच में। सैनिकों को संदेश चला जाएगा। हमें आगे बढ़ना, कुछ करना है तो ये लड़ाई क्यों है? ये लड़ाई समझ से बाहर की बात है, इसलिए कुछ नहीं है। ये मैं बता रहा हूँ कि 31 मई से पहले FE के पास में एक पैसा नहीं आया था। ये मैं अच्छी तरह से उनका सारा हिसाब था, वहाँ भी देखा, यहाँ भी देखा, उनके ऑडिट भी देखी। मैं कोई भी बात हवा में नहीं करता, ठीक है ना, न किसी के कहने से बात करता हूँ। इसलिए जैसा आपकी मर्जी है, इसलिए मैंने ये डाला है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। अब आप सभी ने इसको मैसेज को तो पढ़ ही लिया। चलिए दिल्ली आते हैं और किसी गुरुद्वारा साहिब या मंदिर में बैठते हैं और परमात्मा को सामने रखकर सौगंध खाते हैं कि किसने धोखाधड़ी की, किसने संसद घेराव करने से इनकार किया था, किसने मुकदमा कर दे गया, ये मतलब है। तो अब इसके अंदर मैं सिर्फ किसी में नहीं जाऊँगा, मैं सिर्फ जाऊँगा इसके पॉइंट नंबर 2 के अंदर। अगर साबका संघर्ष कमेटी षड्यंत्र कर रही थी तो फिर FEA बनने के बाद 4 दिन बाद ही फंड की पर्ची FEA के नाम पर क्यों कट रही थी और फंड का रोजाना FEA के पास क्यों जा रहा था? अरे साहब, अब मैंने आगे ये जो डाला हुआ है ये क्या है? इससे आपकी आंखें नहीं खुल रही? क्यों झूठ का पुलिंदा बना रहे हो यार? जो कुछ था आपका अपने पास, अपने नलिन के पास में, और 23 जुलाई को जो हमारा आंदोलन था, अरवाल क्यों भूल रहे हो? जो आप, हम लोग भी 13 आदमी वहाँ पर थे राजस्थान से। तो मेरे को एक बात इसके लिए बता दो संसद घेराव वाले के ऊपर, कि सिर्फ पंजाब और केरला, या जो नलिन, कपिल, गोसल साहब और जो अरबाल, इन बंदों के साथ में जो पर्टिकुलर मतलब जो बंदे कंसर्न थे, उन बंदों को छोड़ के बाकी हिंदुस्तान के जितने संगठन आए थे, सबसे कसम दे के पूछो कि किसी को पता था कि भी संसद घेराव है? जब आपने इसकी परमिशन ली थी तो परमिशन के अंदर एक लाइन डाली थी, जो कॉपी आपके पास भी पड़ी है, हमारे पास भी पड़ी हुई है, और बोला ये गया था कि अगर मतलब इस हम जंतर मंतर के इस एक दिन के मतलब जो आंदोलन के ऊपर अगर सरकार हमारे को रेस्पॉन्स नहीं देंगे तो भविष्य में आगे संसद घेराव जैसा प्रोग्राम भी बन सकता है। ये था। क्यों मतलब आप झूठ का पुलिंदा बांध रहे हो? अभी भी वो चिट्ठी डालो ना, वो हूबहू वर्ड बोलो ना कि अगर सरकार हमें रिस्पॉन्स नहीं देगी तो अब आगे आने वाले दिनों में हमें संसद घेराव जैसा निर्णय लेना पड़ सकता है। ये था। लेकिन सिर्फ पंजाब और केरला या साउथ साइड का एक दो संगठन है, उनको पता था कि संसद घेराव है। बाकी हिंदुस्तान से 40,000 सैनिक आए थे। इतना गैदरिंग आज तक कभी हुआ नहीं है, कहीं पर भी नहीं हुआ है। लेकिन किसी को पता नहीं था कि ऐसा प्रोग्राम है। और उस प्रोग्राम के तहत था इतना ही कि बैरियर तक जाना है, चढ़ना है, बाकी आगे सेटिंग तैयार है। साइड में जाके फिर वो ACP से कपिल ने बात भी कर ली, वापस आया और अपना उस पे ऊपर चढ़ गया, और चढ़ने के बाद में अपना ऊपर गया और अमिताभ वाला स्टाइल बता दिया आंदोलन, और फिर नीचे उतर गया। वहीं सब कुछ दिखाई दे रहे हैं, और वापस आके स्टेज पे चढ़ गया, स्टेज पे अनाउंस कर दिया अभी हम लोग 1 लाख नहीं हुए, जिस दिन 1 लाख होंगे हम आंदोलन जंतर मंतर का घेराव करेंगे। अब वो किसको कह रहे थे? क्योंकि 2-3 को ही पता था, या तो पंजाब को पता था या साउथ का 1-2 संगठन था उनको पता था। बाकी हिंदुस्तान के में 1 महीना पहले हमारा 23 जुलाई आंदोलन जंतर मंतर चलो, उसके अंदर कहीं पर भी लिखा हो कि हमारा संसद घेराव पे चलो या संसद घेराव भी इसमें है, कोई भी चीज़ लिखे। दूसरा, जो भी प्रस्ताव पारित होता है हमारा जो भी FEA का, तो वो मीटिंग में लिया जाता है। तो मीटिंग में आप बताइए कि मीटिंग के अंदर अगर वो एजेंडा पॉइंट है आपका, आज भी वो निकाल के दिखा लीजिए। वो मीटिंग का एजेंडा पॉइंट तो नलिन के पास ही है ना उसका, तो नलिन के पास निकाल के वो डाल दीजिए एजेंडा पॉइंट की भी हाँ ये हमारा था। अभी लिख के भी डाल दे कम से कम, अभी कहीं हम उसी में समझ जाएंगे कि तुम्हारी ये लिखावट कब की है, ये लिखावट कब की है, क्या बकवास कर रहे हो।
ठीक है ना। झूठ कभी भी साबित नहीं हो सकता और सच को साबित करने के लिए किसी झूठ लेने की आवश्यकता नहीं है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।